अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ नावल हम कहाँ के सच्चे थे आपको पसंद आ रहा होगा। आज स्कूल में मेरा आखिरी दिन था। अब मैं पहले की तरह दोबारा कभी वहाँ नहीं जा पाऊंगी। मैं 8th के बाद इस स्कूल में आई थी, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं मशल वगैरह की गाड़ी में इनके साथ स्कूल नहीं जाना चाहती थी। फिर मशल भी मेरी क्लास में थी। मैं हमेशा इस खौफ में रहती थी कि वो मेरे बारे में किसी को कुछ बता न दे। मैं कुछ भी नहीं कर पाती थी। टीचर्स भी मुझ पर इतनी तवज्जो नहीं देते थे जितनी वो मशल पर देते थे, क्योंकि वो बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। इतनी खूबसूरत कि मुझे लगता अल्लाह ने दुनिया में और किसी को इतना खूबसूरत नहीं बनाया। फिर इसके पास जो चीज होती थी वो क्लास में किसी के पास भी नहीं होती थी। मामू और ममानी इसके लिए बहुत खूबसूरत चीजें लाया करते थे। वो पूरी क्लास को अपनी चीजें दिखाती रहती थी और मैं डरती रहती थी कि कहीं कोई क्लास फेलो मुझसे ना पूछ ले कि वो मेरी कजन है, फिर मेरे पास वैसी चीजें क्यों नहीं होती। फिर अगर मुझे छुट्टी के वक्त गेट पर आने में जरा भी देर हो जाती तो सब मुझे बुरी तरह झिड़कते थे। ड्राइवर भी घर आकर डांट अलग पड़ती थी, कभी नानों से कभी मुमानी से। मशल की बात पर सब एक लम्हे का इंतजार किए बगैर यकीन कर लेते हैं। हालांकि वो बहुत ज्यादा झूठ बोलती है, मगर वो इतनी खूबसूरत, इतनी मासूम है कि हर शख्स फौरन इस पर यकीन कर लेता है। और मैं अगर चीख चीख कर भी सच कहूँ तो किसी को यकीन नहीं आता। मेरी टीचर्स को भी नहीं आया था जब एक दिन क्लास के दरवाजे के पास रखा हुआ गमला मशल से टूट गया था। हम लोग इसी रोज सुबह सबसे पहले आए थे। मशल मुझसे आगे चल रही थी। क्लास में दाखिल होते हुए अचानक इसके बाजू से बैग सीधा गमले पर गिरा था और गमला जमीन पर गिर गया था। इसने फौरन बैग उठाकर पकड़ा और बैठकर इसे सीधा करने की कोशिश की गमले को, मगर वो एक किनारे से टूट चुका था। मशल ने मेरी तरफ देखा तो मैं खामोशी से अंदर चली गई। वो भी अंदर आ गई। टीचर बेल बजने पर अंदर आई थी और उन्होंने आते ही गमले के बारे में पूछा था। क्लास में खामोशी रही थी। कोई भी नहीं जानता था कि गमला किसने तोड़ा है, सिवाय मेरे और मशल के। टीचर ने दोबारा कहा था, मैं आपसे पूछ रही हूँ कि ये गमला किसने तोड़ा है। यकदम मैंने सच बोलने का फैसला कर लिया था। टीचर, ये मशल का बैग गिरने की वजह से टूटा है। मशल ने मेरे जुमले पर मुड़कर मुझे देखा था। तुम झूठ बोल रही हो, ये गमला मैंने नहीं तोड़ा। अगर मुझसे टूटता तो मैं बता देती, इसने मुझे कहा था। मगर इस वक्त मुझे शदीद सदमा हुआ था जब एक लम्हे की ताखीर के बगैर टीचर ने कहा था, मेहरीन, आपको शर्म आनी चाहिए, आप झूठ बोल रही हैं, वो भी अपनी कजन के बारे में। आपकी सजा ये है कि आप मेरे पीरियड में खड़ी रहेंगी। मैं एक लफ्ज भी अपनी सफाई में नहीं कह सकी थी। वो 40 मिनट मेरे लिए बहुत इंसल्टिंग थे। मैं अगले कई दिन अपनी क्लास फेलोज और मशल से नजरें चुराती रही। मशल ने घर आकर मुमानी को भी ये बात बताई थी और मुमानी के साथ साथ मामू ने भी मुझे झिड़का था और रही सही कसर नानों ने पूरी कर दी थी। मेरा दिल इस स्कूल से उचाट हो गया था। मैं वहां कुछ भी नहीं कर सकती थी। वहां मेरी शिनाख्त मशल की कजन की हैसियत से होती थी। खूबसूरत मशल की आम सूरत की कजन। और 8th क्लास का इम्तहान पास करने के बाद मैंने नानू से कहा था कि मुझे इस स्कूल में नहीं पढ़ना, मुझे चाहे किसी गवर्नमेंट स्कूल में दाखिल करवा दीजिए, मगर मेरा स्कूल बदल दीजिए। मेरी ख्वाहिश बहुत आराम से पूरी कर दी गई थी। मशल की अम्मी पहले ही चाहती थी कि मुझे लाने और ले जाने की जिम्मेदारी से इनकी जान छूट जाए, सो उन्होंने इस ख्वाहिश की तकमील में अहम रोल अदा किया था। अम्मी ने पता चलने पर मुझे बहुत डांटा था, मगर मुझे इनकी परवाह नहीं थी। वो मेरा मसला नहीं समझ सकती थी। मुझे लाने ले जाने के लिए एक वैन लगा दी गई थी और एक गवर्नमेंट स्कूल में मेरा दाखिला करवा दिया गया था। लेकिन मैं बेहद खुश थी। यूं लगता था जैसे मैं एक कैद खाने से छूट कर आई थी। यहाँ मेरी जैसी लड़कियां थी। इनके घरों में भी वैसे ही मसाइल थे जैसे मेरे घर में थे। यहाँ मुझे खूबसूरत लड़कियों से डर नहीं लगता था। यहाँ कोई मशल नहीं थी। मैं स्टडीज में अच्छी थी और बहुत जल्द मैंने अपनी अहमियत मनवा ली थी।
फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने गैर निसाबी सरगर्मियों में हिस्सा लेना शुरू कर दिया। अपना पहला ही तकरीरी मुकाबला मैंने जीत लिया था। फिर मैंने हर चीज में हिस्सा लेना शुरू कर दिया और जिस चीज में हिस्सा लेती थी इसमें बाकी लड़कियां हिस्सा लेने से घबराती थी। अगर वो मुकाबला करती भी तो दूसरी या तीसरी पोजीशन के लिए। मैं स्कूल में लाइमलाइट में रहती थी। वो अहमियत मिली थी यहाँ मुझे जो पहले कभी नहीं मिलती थी। लड़कियां मुझसे दोस्ती करने के लिए बेताब रहती थी। बास क्लासेस की लड़कियां मुझे आशिकिया खत लिखा करती थी, बाज मुझे तोहफे भेजा करती थी। टीचर्स के लिए मेरी बात हरफे आखिर होती थी और आधा स्कूल मुझसे खाइफ था और बाकी आधा मेरा फैन। यही वजह थी कि आज हेड मिस्ट्रेस ने अलविदाई तकरीब में खास तौर पर मेरे लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया था। बेतहाशा लड़कियां मुझसे मिलते हुए रो रही थी। इनमें छोटी क्लासेस की लड़कियों की तादाद ज्यादा थी। मैं आज कुछ उदास तो हूँ मगर मुझे पता है अब मुझे आगे क्या करना है। मुझे आगे कॉलेज की दुनिया फतह करनी है। मैं चाहती हूँ जब मैं कॉलेज छोड़ूं तो वहाँ के लोग भी ऐसे ही मुझे याद करें। इन्हें याद रहे कि हाँ किसी जमाने में यहाँ एक महरीन मंसूर होती थी और मुझे अब इस कॉलेज में जाना है जहाँ मशल जाएगी। पहले मैं इसका सामना करने से घबराती थी मगर अब मुझे इसका सामना करना है। मुझे इसे बताना है कि मैं महरीन मंसूर इस जैसी शक्लो सूरत न रखने के बावजूद कुछ हूँ, इससे बेहतर ना सही इससे बदतर भी नहीं हूँ। आज एक तवील अरसे के बाद असवद से मेरी मुलाकात हुई थी, लेकिन ये मुलाकात वैसी नहीं थी जैसे पहले होती थी। वो बहुत बदल चुका था, बल्कि मुकम्मल बदल चुका है। इसकी आंखों में मेरे लिए वो नरमी, वो उन्स नहीं रहा, वो मोहब्बत नहीं रही जिससे मैं आशना थी। शायद इसलिए कि अब मेरे बारे में इसकी राय बदल चुकी है और शायद तरजीहात भी। मेरी जगह अब मशल ने ले ली है। हमेशा की तरह यहाँ भी इसने मुझे रिप्लेस कर दिया है। काफी मुश्किल होता है किसी ऐसे बंदे के सामने बैठकर बात करना जिसके बारे में आप ये जानते हो कि वो आपके बारे में अच्छे ख्यालात नहीं रखता, जो शायद आपसे बात तक करना पसंद नहीं करता मगर अखलाकियात के हाथों मजबूर है। मगर मुझे असवद अली से फिर भी नफरत नहीं हो सकती। ये वो बंदा है जिसने मुझे मेरे खौफ के कुएं से निकाला था। मैं महरीन मंसूर जो किसी के एक बार बेइतनाई दिखाने पर दोबारा इसकी तरफ देखना पसंद नहीं करती। मैं अब भी इसकी इज्जत करती हूँ। आज मैं इफी खाला की तरफ गई थी और वो वहां था, खाला घर पर नहीं थी। मैं वापस जाने की बजाय लाउंज में बैठ गई थी। तभी वो मशल के साथ अंदर आया था। मुझे देखकर वो ठिठक गया था। कैसी हो महरीन? इसने बहुत सरसरी अंदाज में पूछा था। ठीक हूँ मैं खाला से मिलने आई थी। वो मार्केट गई हैं, बस आने वाली हैं, तुम इंतजार कर लो। आओ मशल, इसने मेरी बात का जवाब देकर मशल को मुखातिब किया था। हाँ चलो। अरे महरीन आओ ना, तुम भी यहाँ तनहा बैठकर क्या करोगी? आ जाओ तुम भी। मशल ने मुझे कहा था। असवद के सामने वो मुझे इस तरह मुखातिब करती थी जैसे मैं इसकी बेहतरीन दोस्त हूँ, और वैसे कई कई माह तक हम दोनों आपस में बात नहीं करते थे। अगर बात करते भी तो वो कोई इतनी खुशगवार नहीं होती थी। नो थैंक यू, मैंने इनकार कर दिया। वो दोनों अंदर की तरफ चले गए। मैं इनकी पुश्त को देखती रही। चंद साल पहले तक वो सिर्फ मुझे इस तरह अपने कमरे में लेकर जाया करता था और अब मैं कहीं भी नहीं थी। जिंदगी कोई तकरीरी मुकाबला तो नहीं है जिसको मैं अपने अल्फाज और बयान से जीत लूं और किसी हथियार की जरूरत ही ना पड़े। मैं वहां से आ गई थी खाला से मिले बगैर। जानती थी अब चंद दिन मशल बाद बेबाद मेरे सामने कह के लगाती फिरेगी और सब समझेंगे कि वो आजकल अच्छे मूड में है। मगर इसका ये अच्छा मूड किस चीज का मरहून मिन्नत होगा ये सिर्फ मैं जानती थी। मुझसे कुछ छीनना इसे बहुत अच्छा लगता था, चाहे वो किसी की तवज्जो ही क्यों ना हो। और सब लोग समझते हैं वो बहुत मेहरबान, बहुत फयाज, बहुत इसार पसंद है। शायद बाकी सबके लिए वो ऐसी ही है, मगर इसकी सारी कमीनगी मेरे लिए है, सिर्फ मेरे लिए। और नानी कहती हैं तुम 100 बार भी पैदा हो जाओ तो मशल की तरह नहीं हो सकती। हाँ मैं इसकी तरह नहीं हो सकती, ना आज ना आइंदा कभी। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि लोगों को मुझ में क्या नजर आता है जिससे वो मुतासिर हो जाते हैं। क्यों लोग मुझसे एक बार मिलने के बाद बार बार मिलना चाहते हैं? मैं जब भी अंदाजा लगाने की कोशिश करती हूँ तो मैं नाकाम हो जाती हूँ। कितने मजे की बात है, मुझे लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जा करने के लिए बनाव संगार का सहारा लेना पड़ता है ना अदाओं के तीर चलाने पड़ते हैं।
मैं सिर्फ बोलती हूँ और वो करवा लेती हूँ जो मैं चाहती हूँ। आज मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन इनवाइटेड थे कॉलेज में। गवर्नमेंट के अंडर कंट्रोल मीडिया यूथ के लिए क्या काम कर रहा है, ये मजाकरे का मौजू था और मिनिस्टर साहब की जबरदस्त खिंचाई हुई थी। आदमी ज़हीन और पढ़े लिखे हैं, मगर अपने डिपार्टमेंट की नाअहली को किसी तौर पर भी वो खूबसूरत अल्फाज के उल्ट फेर में नहीं छुपा सके थे। मजाकरे के इख्तिताम पर ग्रुप फोटो के लिए सब मेहमान और शिरका इकट्ठे हुए थे। मैंने तस्वीर लिए जाने के बाद मिनिस्टर साहब से ऑटोग्राफ के लिए दरख्वास्त की थी, मगर उन्होंने हंसते हुए अपना वॉलेट निकाला और इसमें से एक छोटी सी डायरी खोलकर मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहा, ऑटोग्राफ तो आपसे लेना चाहिए। मैंने बिला तामल डायरी थाम ली। अपने साइन करने के बाद मैंने लिखा था, टू मिस्टर मिनिस्टर हु बिलोंग्स टू ए क्लास विद ए वीक मेमोरी। मैंने डायरी इनकी तरफ बढ़ा दी। वो मेरी तहरीर पढ़कर बहुत खूबसूरत अंदाज में हंसे थे। फिर उन्होंने मेरी ऑटोग्राफ बुक ली थी और मुस्कुराते हुए कुछ तहरीर करके मेरी तरफ बढ़ाया था। मैंने ऑटोग्राफ बुक ले ली तो उन्होंने अपना एक विजिटिंग कार्ड मेरी तरफ बढ़ा दिया। जब भी आपको मेरी मदद की जरूरत हो बिला तकल्लुफ आ जाइएगा, उन्होंने कार्ड मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहा था। मैंने कार्ड लिए बगैर बड़े इत्मीनान से इनसे कहा, सर क्या आपको लगता है कि मुझे कभी आपकी जरूरत पड़ सकती है? नहीं, लेकिन हो सकता है कि कभी मुझे आपकी मदद की जरूरत पड़ जाए, उन्होंने बर्जस्ता कहा था। मैं मुस्कुराई। तो सर फिर आपको मेरा विजिटिंग कार्ड मांगना चाहिए, मगर चूंकि मैं भी बड़े लोगों की फहरिस्त में नहीं आती, इसलिए मेरा कोई विजिटिंग कार्ड नहीं है। बहरहाल शुक्रिया, मुझे विजिटिंग कार्ड की जरूरत नहीं है। अगर मुझे कभी आपकी मदद की जरूरत हुई तो मैं फोन कर लूंगी कि आप मेरा काम एक फोन पर नहीं कर देंगे। वो इस बार एक बार फिर खिलखिला कर हंसे। फिर मेरी ऑटोग्राफ बुक लेकर उन्होंने इस पर अपना फोन नंबर तहरीर कर दिया। आप यकीन रखिए आपका काम एक फोन कॉल पर ही हो जाएगा। मैंने इनका शुक्रिया अदा किया था। इनके जाने के बाद मुख्तलिफ लड़कियों ने मुझे घेर लिया था। वक्तन फवक्तन टीचर्स भी मुझे मुबारकबाद देने आ रही थी। मेरे लिए ये हंगामा कोई नया नहीं था। हर फंक्शन के बाद ऐसा ही होता था। मुबारकबादें, तारीफें, तालियां, ये सब चीजें अब मेरी जिंदगी का एक हिस्सा बन चुकी थी। अपनी फ्रेंड्स के साथ जब मैं कुछ खाने पीने के लिए कैफेटेरिया जाकर बैठी थी तो मुझे ऑटोग्राफ बुक का ख्याल आया था। मैंने इसे खोला। फॉर मेहरीन मंसूर who does not require any good wishes to be successful, she is destined to succeed। मेरे लबों पर मुस्कुराहट दौड़ गई थी। अच्छे रिमार्क्स थे। मैंने ऑटोग्राफ बुक अपने फ्रेंड्स की तरफ बढ़ा दी। वो भी इसे पढ़कर मुस्कुराई थी। तुम्हारे लिए क्या नया है इसमें यार, ऐसे रिमार्क्स तो तुम्हें मिलते ही रहते हैं। सारा ने ऑटोग्राफ बुक बंद करके मेरी तरफ बढ़ाई थी। मैं कोक के सिप लेती रही। मुझे मशल नजर आई थी कैफेटेरिया में। इसने भी मुझे देख लिया था। पता नहीं क्यों मैं इस पर नजरें जुमाई रही। वो मुझसे कुछ फासले पर एक खाली टेबल पर अपनी दोस्तों के साथ बैठ गई थी। मैं इसे देखती रही। इसने भी बैठने के बाद एक बार फिर मेरी तरफ देखा था, मगर मुझे पहले से अपनी तरफ मुतवज्जा देखकर इसने नजरें हटा ली थी। खाओ यार, ये सैंडविच खत्म करो, कहाँ गुम हो। रक्षी ने प्लेट मेरे आगे सरकाई थी। मैंने सैंडविच उठाकर खाते हुए दोबारा मशल को देखना शुरू कर दिया था। मुझे लगा जैसे वो नर्वस हो गई थी। शायद मेरे इस तरह देखने से ऐसा ही होता था। कॉलेज में जब भी कहीं वो मुझे मिलती मैं इसे देखना शुरू कर देती थी और वो नर्वस हो जाया करती थी। मुझे सिर्फ 5 घंटे की जिंदगी मिलती थी। हर रोज 5 घंटे के लिए मैं जिंदा होती थी जब मैं कॉलेज में होती थी, क्योंकि यहाँ पर मेहरीन मंसूर को बहुत लोग जानते थे और जो नहीं जानते थे वो जानना चाहते थे, बात करना चाहते थे। और जब मैं घर पर होती तो मैं कुछ भी नहीं होती थी। दूसरों के टुकड़ों पर पलने वाली एक यतीम लड़की जो मशल के बाप, चचाओं और दादी के घर पनाह ली हुई थी। घर में सब मशल को जानते थे, इससे बात करना चाहते थे। वहां मेहरीन से कोई बात नहीं करना चाहता था, ना इससे मिलना पसंद करता था। और अगर कभी वो मेहरीन के बारे में बात करते थे तो वो भी इसके माजी के हवालों से, इसके बाप के साबके के साथ, गंदी नाली में मरने वाला नशे की बेटी जिसे कुछ अजीम लोगों ने तरस खाकर सहारा दे दिया था, इस पर करम कर दिया था। और इन अजीम लोगों में वो भी शामिल थी, मशल अकबर।
इसे बहुत शौक था नशे के आदी लोगों के बारे में बात करने का, ये बताने का कि ऐसे लोग कितने घटिया और गलीज होते हैं, इनके लिए क्या क्या सजाएं होनी चाहिए, ऐसे लोग इंसानियत के नाम पर कितना बड़ा दबा होते हैं। मगर वो लोग जिनका मरना इनके जीने से बेहतर होता है, वो अक्सर घर में ये गुफ्तगू करती रहती थी। खास तौर पर तब जब मैं कॉलेज में कोई मुकाबला जीतती थी, तब वो घर में मेरा इस्तकबाल इसी किस्म की गुफ्तगू से करती थी। वो ये जिक्र शुरू करती और बात चलते चलते मेरे बाप के तस्करे और मसालों पर आ जाती थी। वही नशई, वही नाली, वही कीचड़। कभी कभी मेरा दिल चाहता है मैं पूरी दुनिया को आग लगा दूं। मेरा माजी, मेरा खानदान, मेरा बाप, ये सब हवाले क्यों जरूरी हैं मेरी पहचान के लिए? मैं इनके बगैर भी कुछ हूँ। वो सब ये क्यों नहीं मान लेते? मुझे वो बार बार मेरा बाप क्यों याद दिलाते रहते हैं? मुझे वो बुला ही कब है? मेरे जहन से कीचड़ में लथड़ी हुई वो लाश कब फरामोश हुई है? अगर वो लाश मेरे बाप की थी तो इसमें मेरा क्या कसूर था? क्या मैंने खुद इसे चुना था? अगर वो नशा करता था तो क्या ये मेरी गलती थी? अगर मशल का बाप नशा नहीं करता था तो इसमें इसका क्या कमाल था? वो मेरी जगह पर भी तो हो सकती थी। फिर वो क्या करती? तब इसकी खूबसूरती भी इसके किसी काम ना आती, जैसे मेरी कोई खूबी इनका मुंह बंद नहीं रख सकती। मेरी जहानत, मेरी काबिलियत, सलाहियतें मिलकर एक बहुत बड़ा जीरो बन जाती हैं। 14 साल पहले का वो वाकया लोगों के जहन पर ऐसे नक्श है कि इनके दिल में मेरे लिए जगह ही नहीं बनती। मैं इसके लिए नानी के पास नहीं बैठती। मैं इसीलिए नानी के पास नहीं बैठती। इनके पास मेरे लिए लफ्ज नहीं खंजर होते हैं। फिर वो चाहती हैं कि जब वो ये खंजर मेरे जिस्म में उतारें तो मैं आह तक न करूं। वो भी मुझे अच्छी नहीं लगती। वो सबके लिए अच्छी हैं, बस मेरे लिए अच्छी नहीं हैं। इन्हें हर वक्त ये इल्जाम रहता है कि उन्होंने मुझे पाल कर अपनी आकबत संवार ली है। कौन है जो इस दौर में किसी बेसहारा को सहारा देता है? ए बीबी, शुक्र करो खुदा का और एहसान मानती रहा करो मेरी इस नेक औलाद का जिन्होंने तुम्हें अपनी औलाद की तरह पाला, वरना पता नहीं अपने बाप की तरह तुम कहां कहां रुलती रहती। क्या एहसान किया है आपने और आपकी औलाद ने मुझ पर? मैंने इन्हें कहा था मुझे यहाँ लाकर पालें। आप अपनी मर्जी से लाए थे, फिर मेरी माँ की शादी कर दी और मुझे यहाँ रख लिया। जाने देते मुझे मेरी माँ के साथ एहसानों के जितने तस्करे यहाँ सुनती हूँ वहां भी सुन लेती। मगर आपको अपनी दरिया दिली और एहसार दिखाने के लिए एक जिंदा मिसाल चाहिए थी, सो आप मुझे कैसे जाने देते? ये जो इतने सालों से आपने इतना नाम बना लिया है लोगों को ये बता बता कर कि आपने कैसी खुदा तरसी दिखाई है कि एक यतीम बच्ची को पाला है, वो नाम कैसे गवा देते? अपनी नेक नामी और खुदा तरसी की ये मुफ्त पब्लिसिटी आप कैसे अपने ही हाथों खो देते? बहुत कमाल किया आपने मुझे पाल कर, बहुत एहसान किया। ऐसा कारनामा तो दुनिया में और कोई नहीं करता। ना पहले कभी किसी ने ऐसा कुछ किया, ना आइंदा ऐसा कुछ करेगा। आपके घर के हर फर्द को तो नोबेल प्राइज मिलना चाहिए। बल्कि अपनी खुदा तरसी की ये दास्तान मेरी तस्वीर के साथ एक कुतबे पर कुंदा करके बाहर गेट पर लगा दीजिए। आज फिर मैं नानी जान से उलझ पड़ी थी, जो एक मामूली सी बात पर मुझे फिर से एहसान याद दिलाने लग गई थी। ना तुम्हारी शक्ल अच्छी है, ना जुबान। उन्होंने फिर एक ताना दिया था। मैं हंस पड़ी थी। हाँ, कुछ लोगों की शक्ल और जुबान खतरनाक होती है, खौफनाक होती है, और कुछ का दिल और दिमाग। वो मेरी बात पर सुलग उठी थी। मशल को देखो और खुद को देखो, वो क्या है और तुम क्या हो। कोई एक खूबी नहीं तुम में जिसे तुम गिनवा सको। उन्होंने फिर मशल की मिसाल पेश की थी। मशल की क्या बात है जनाब, वो बहुत अजीम है। मेरा और इसका तो कोई मुकाबला है ही नहीं। फिर ऐसे मुआवजे ना कीजिए। मैं पहले ही बहुत मुतासिर हूँ, इससे और कितना मुतासिर हूँ। मैं ये कहकर अपने कमरे में आ गई थी। वही मशल, वही मुकाबले, वही मुआवजे मेरे लिए अजाब एक नहीं है। आज बहुत अजीब बात हुई थी। कॉलेज से छुट्टी होने पर सारा के साथ इसकी गाड़ी की तरफ जा रही थी। वही मुझे कॉलेज पिक एंड ड्रॉप किया करती थी। कॉलेज की कार पार्किंग तक हम अभी पहुंचे थे कि 17-18 साल की एक बहुत खूबसूरत सी लड़की मेरा रास्ता रोककर खड़ी हो गई थी। इस तरह रोके जाने पर मुझे हैरत नहीं हुई थी। लड़कियां अक्सर मुझे रोककर मुझसे बातें किया करती थी। मेहरीन, मेरा नाम लेना है। मेहरीन, मेरा नाम लीना है। मुझे आपसे एक बात करनी है। ठीक है, कीजिए, मैंने मुस्कुराते हुए इससे कहा था। नहीं, मुझे यहाँ नहीं करनी। आप मेरे साथ मेरे घर चलिए। देखिए लीना, मैं किसी के घर नहीं जाती। फिर आपसे तो वैसे भी मैं पहली बार मिल रही हूँ। मैंने इसे नरमी से समझाया था। ठीक है, आप मेरे घर ना आइए, मेरे साथ आइए, मैं आपको ड्रॉप कर दूंगी। थैंक यू।
लेकिन मैं किसी से लिफ्ट नहीं लेती। वो कुछ मायूस हुई थी। आपको मुझसे अगर कुछ कहना है तो यही कह दीजिए। मेहरीन, आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। आप मेरा आइडियल हैं। मैं आपको अपनी दोस्त बनाना चाहती हूँ, इसने घबराए हुए लहजे में कहा था। ऐसा मुतालबा मेरे लिए नया तो नहीं था। लंबी सांस लेकर मैंने इससे कहा था, आप समझ लीजिए कि आज से आप मेरी दोस्त हैं। मैंने वही फिक्रा दोहराया था जो मैं अक्सर ऐसी सूरत हाल में कहा करती थी और अपना हाथ इसकी तरफ बढ़ा दिया था, मगर इसने मुझसे हाथ मिलाने की बजाय यकदम रोना शुरू कर दिया था। नहीं, आप ये बात सबसे कहती हैं, मगर मैं आपकी बेस्ट फ्रेंड बनना चाहती हूँ। मेरा कोई दोस्त नहीं है। आपको नहीं पता मैं आपसे कितनी मोहब्बत करती हूँ। मैं सारी रात आपके बारे में सोचती रहती हूँ। मेरे कानों में हर वक्त आपकी आवाजें गूंजती रहती हैं। मेरे पास सैकड़ों की तादाद में आपकी तस्वीरें हैं। हर फंक्शन में सिर्फ आपकी तस्वीरें बनाने के लिए मैं कैमरा लाती हूँ। मेरा दिल चाहता है मैं हर वक्त आपसे बातें करती रहूं। मैं कॉलेज में भी सिर्फ आपके लिए ही आती हूँ। मैं इसकी बातों से ज्यादा इसके रोने पर चकरा गई थी। इसे चुप करवाने की कोशिश करते हुए मैंने इससे कहा था, अच्छा लीना, देखो, अगर तुम वाकई मुझसे मोहब्बत करती हो तो चुप हो जाओ। मेरी बात पर वाकई इसके बहते हुए आंसू थमने लगे थे। ठीक है, मैं तुम्हारी दोस्त बन जाती हूँ। हम रोज मिला करेंगे। कभी तुम मेरे पास आ जाना, कभी मैं तुम्हारे पास आ जाया करूंगी। और अब ये ना समझना कि ये मैं सबसे ही कहती हूँ। मुझे वाकई तुम अच्छी लगी हो। इसकी आंखों में एक अजीब सी चमक लहराने लगी थी। इसने हाथ मिलाकर मेरा शुक्रिया अदा किया। अब मैं जाऊं, मुझे देर हो गई है। मैंने इससे इजाजत तलब की थी। ओ श्योर, वो कहकर चंद कदम पीछे हट गई थी। उफ, ये तुम्हारे फैन भी क्या चीज होते हैं, सारा ने गाड़ी स्टार्ट करते हुए कहा था। किस किस को शिकार करोगी तुम जालिम। मैं अब भी चुप रही थी। पता नहीं लीना के बहते आंसू देखकर मुझे क्यों इतनी तकलीफ हुई थी। इसके नजदीक मैं आइडियल थी, मैं मेहरीन मंसूर, और जो कभी वो मशल से मिल लेती तो फिर मैं इसके नजदीक आइडियल ना रहती, फिर मैं शायद इसके नजदीक कुछ भी ना रहती। पता है, मैं जब गरबाई को तुम्हारे मदाहों की हालत जार के बारे में बताती हूँ तो इन्हें यकीन नहीं आता कि कोई लड़की भी लोगों को इस तरह पागल बना सकती है। मगर मैं इन्हें कहती हूँ, जनाब, ये कोई लड़की नहीं है, ये मेहरीन मंसूर है, जिसे लोगों के दिलों को जीतना आता है। इसकी आवाज में भी मेरी जात पर फख्र मौजूद था। इसे भी लगता था कि मैं बहुत परफेक्ट हूँ। तुम क्यों मजाक उड़ाती हो इन लोगों का? ये इसलिए तो नहीं कि तुम और तुम्हारा भाई इन्हें गॉसिप का मौजू समझें। मैंने कुछ खफकी से इसे डांटा था। और यार, कभी कभी एंजॉय किया करो इन बातों को। इन लोगों को हर वक्त इतनी लॉयल्टी अच्छी नहीं होती। माना कि तुम बहुत मुखलिस, बहुत नरम दिल, बहुत अच्छी हो, मगर जिंदगी में हर शख्स, हर बात, हर काम में इतनी संजीदगी से लेने वाला नहीं होता। इसने मुझे समझाने की कोशिश करते हुए कहा था। बहुत फजूल और बेकार नसीहत है ये, और मैं यकीन दिलाती हूँ कि कभी भी इस पर अमल नहीं करूंगी। मैंने सीट की पुर्श से सर टकाते हुए कहा था। मैंने कभी ये सोचा है कि मोहतरमा मेरी बातों पर अमल करेंगी। जानती हूँ आपकी अपनी वैल्यूज हैं और आप वही करती हैं जो सोचती हैं। हम फिर भी बकते रहते हैं कि चलो शायद कभी कोई और ही इस पर अमल कर ले। मैं खामोश रही। फिर मैं नहीं आ रही हूँ। सुबह लैला को मैंने कह दिया है, वो तुम्हें पिक कर लेगी। इसने घर के आगे गाड़ी रोकते हुए कहा था। नहीं यार, लैला को क्यों कहा है? वो तो हमेशा लेट आती है। मैं खुद चली जाऊंगी। कभी कभी बंदे को अपने वसाइल इस्तेमाल करने चाहिए। अरे लैला को मैंने कब कहा है? वो तो मैं इसे बता रही थी कि मैं कल कॉलेज नहीं आ रही, तो इसने खुद ही कहा था कि सारा फिर मेहरीन को मैं पिक कर लूंगी। मैंने इससे कहा था कि तुम बीबी अपने बनाओ संगार से फुर्सत पाकर बहुत लेट घर से रवाना होती हो और मिस मेहरीन मंसूर इस किस्म की बेपरवाही पसंद नहीं करती। मगर इसने कहा था कि कम अज कम वो सुबह बिल्कुल ठीक वक्त पर पहुंच जाएगी। फिर एक दफा फिर फोन करके इसकी टाइमिंग कंफर्म कर लूंगी, वरना फिर मैं सुबह ड्राइवर को भेज दूंगी। इसने खुद ही पूरा प्रोग्राम सेट कर दिया था। नहीं सारा, अब तुम इस किस्म के तकल्फात में मत पड़ो। मैं आ जाऊंगी सुबह, एक दिन ही की तो बात है। मैंने गाड़ी से उतरते हुए कहा था। तकल्फात में तुम पड़ रही हो। अगर मुझे ये सब करते हुए कोई तकलीफ नहीं हो रही तो तुम्हें क्यों हो रही है? खुदा हाफिज। वो गाड़ी उड़ाते हुए ले गई थी। मैं कुछ देर तक दूर जाती हुई गाड़ी को देखती रही। मेरी फ्रेंड्स ऐसी ही थी। इन्हें मुझसे बहुत ज्यादा मोहब्बत थी। इन्हें मेरी बहुत ज्यादा परवाह होती थी। मेरी जिम्मेदारियों को वो खुद ही आपस में बांट लेती थी। आमतौर पर सारा मुझे पिक और ड्रॉप किया करती थी, मगर कभी जब इसको नहीं आना होता था तो वो खुद ही ये जिम्मेदारी किसी और को सौंप दिया करती थी और मुझे इन्फॉर्म कर दिया करती थी। मैं अखबार के लिए जितने भी आर्टिकल्स लिखती थी, रक्शी इसकी प्रूफ रीडिंग
का काम कर देती थी और कंप्यूटर पर इनका प्रिंट तैयार करती और फिर इन्हें पोस्ट कर दिया करती थी। अखबारात से इन आर्टिकल से मिलने वाली रकम इसी के पते पर आती थी और मेरी बाकी डाक भी वहीं आती थी। लैला फंक्शंस के लिए मेरा लिबास और दूसरे लवाजमात का इंतखाब किया करती थी। इसकी चॉइस बहुत आला होती थी। वही हर फंक्शन के लिए मुझे तैयार किया करती थी। शीबा फंक्शंस के लिए मुख्तलिफ चीजें तैयार करने में मेरी मदद करती थी। डिबेट्स में अक्सर वही मेरी पार्टनर्स होती थी और जब वो इन चीजों में हिस्सा नहीं भी ले रही होती थी तब भी नामुकम्मल रह जाने वाली फाइल्स वही मुकम्मल किया करती थी। और सारा वो तो पता नहीं मेरे लिए क्या क्या करना चाहती थी। अखबारात में छपने वाली तस्वीरें, आर्टिकल्स वही काट काट कर जमा करके मुझे देती रहती थी। वो मेरे हर फंक्शंस की वीडियो बनाया करती थी और मैं इनके लिए कुछ भी नहीं कर पाती थी। जो वह चीज मैं इनके लिए कर सकती थी वो स्टडीज में इनकी मदद थी। नोट्स में तैयार किया करती थी और पूरा ग्रुप्स वही नोट्स इस्तेमाल किया करता था और वो इस पर भी बहुत मशहूर रहती थी। हालांकि ये कुछ भी नहीं था, वो मेरे लिए जो किया करती थी वो बहुत ज्यादा था। घर के अंदर आकर सीढ़ियां चढ़ते हुए मेरी मुलाकात असवद से हुई थी। वो सीढ़ियां उतर रहा था, मुझे देखकर रुक गया था। कैसी हो मेहरीन? मैं ठीक हूँ, मैंने इसके चेहरे की तरफ देखे बगैर कहा था। मेरा जी चाह रहा था कि मैं फौरन वहां से भाग जाऊं। इसकी मुस्कुराहट मुझे बहुत अजनबी महसूस हो रही थी। तुम हमारी तरफ आओ ना कभी। अम्मी कहती हैं कि अब तुम आती ही नहीं हो। परसों एक दावत कर रही हैं अम्मी, मुझे जॉब मिलने की खुशी में तुम भी आना। मैंने पहली दफा सर उठाकर इसका चेहरा देखा था। बहुत अरसे के बाद मैंने इतने करीब से, इतने गौर से इसका चेहरा देखा था। ब्लैक जीन्स के साथ वो सफेद हाफ बाजुओं वाली टी शर्ट पहने हुए बहुत अच्छा लग रहा था। खूबसूरत तो वो शुरू से ही था, मगर आज वो पहले से ज्यादा अच्छा लगा था मुझे। शायद बहुत अरसे बाद वो मेरे लिए मुस्कुराया था, इसलिए। फिर इसी लम्हे ऊपर सीढ़ियों से मशल नीचे आई थी। वो इसके पास आकर खड़ी हो गई थी। मेड फॉर ईच अदर। मेरे जहन में एक सोच उभरी थी, क्या इससे परफेक्ट कपल कोई हो सकता है? परसों मेरी दोस्त की बर्थडे है, मुझे वहां जाना है, इसलिए मैं नहीं आ सकूंगी। इनविटेशन के लिए शुक्रिया, मैं ये कहकर ऊपर की तरफ बढ़ गई थी। किसी फ्रेंड की बर्थडे नहीं थी परसों, मगर मैं वहां जाकर फ्रस्ट्रेशन के एक नए दौर का शिकार नहीं होना चाहती थी। वहां मशल होगी और मैं होंगी, और जहां हम दोनों होते हैं वहां मुकाबले होते हैं, मुआवजे होते हैं, शक्ल और सूरत की खूबियों के, किरदार के और खानदान के, और मैं हर मुवाजने में हारती हूँ। सोना जाना बेहतर था। फिर असवद अली जो तबसरे मेरे किरदार के बारे में करता रहता है, वो मैं मशल से अक्सर सुनती रहती हूँ। मुझे हैरत होती है इस पर। ये वो बंदा था जो मुनाफिक ना होने का दावा किया करता था, जिसे मुनाफिकत से नफरत थी, और अब क्या वो मुनाफिकत नहीं कर रहा था। अगर वो मुझे बुरा समझता है तो बाकी सब की तरह मुझसे कतई ताल्लुक कर ले, और अगर वो ऐसा नहीं समझता तो फिर मेरी पीठ पीछे तबसरे ना करे। इसने मशल से मेरे बारे में कहा था, मेहरीन जैसी लड़कियों के कम्प्लेक्सेस दलदल की तरह होते हैं। वो जितना इनसे बाहर निकलने की कोशिश करती हैं, इतना ही अंदर दस्ती चली जाती हैं। मैं चंद दिन पहले मशल से ये बात सुनकर हंस पड़ी थी। हालांकि मैं जानती थी मेरे चेहरे का रंग दुआ दुआ हो गया था। और क्या कहता है वो मेरे बारे में? क्या क्या सुनोगी? बहुत शर्म आएगी तुम्हें। अपने बेस्ट फ्रेंड्स के रिमार्क्स सुनकर वो फ्रिज से पानी की बोतल निकालते हुए कह रही थी, वो मेरा बेस्ट फ्रेंड नहीं है। चलो जो भी है, पता है वो मुझे कहता है कि मैं तुम्हारे साथ ज्यादा मेल जोल न रखूं। वो नहीं चाहता कि मेरा भी किरदार तुम्हारे जैसा हो जाए, घटिया और थर्ड क्लास। बहुत अच्छी बात है, अमल किया करो इसकी नसीहतों पर। मैंने खाना खाते हुए अपना इत्मीनान जाहिर किया था। वो कुछ देर मेरे सर पर खड़ी रही, मुझे देखती रही, फिर पांव पटकते हुए अंदर चली गई। और अब असवद क्या कह रहा था कि मैं इसके घर जाती नहीं हूँ। मुझे लगता है मुझे असवन से मोहब्बत हो गई है, या शायद इश्क, या पता नहीं क्या, मगर पता नहीं क्यों इसका चेहरा देखे बगैर, इसकी आवाज सुने बगैर मैं ज्यादा दिन नहीं रह सकती। वो कहता है मुझे दुनिया में इससे ज्यादा कोई नहीं चाह सकता, ना अब ना फिर कभी। और पता नहीं क्यों मगर इसके हर लफ्ज पर मुझे इतबार आ जाता है। मुझे आज भी इससे अपनी पहली मुलाकात याद है। यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिए मुझे सिर्फ चंद दिन हुए थे, जब एक सहपहर में शीबा के साथ इसके घर गई थी। इसकी लाइब्रेरी में कुछ किताबें देखनी थी मुझे। तुम चलो लाइब्रेरी में, मैं जरा कपड़े बदल कर और कुछ खाने पीने का कहकर आती हूँ। मुलाजिम को शीबा ने घर के अंदर दाखिल होते ही मुझे कहा था। वो अपने कमरे में चली गई थी और मैं इसकी अम्मी से मिलने के बाद लाइब्रेरी की तरफ चली गई थी। मैं इसके घर अक्सर आती जाती रहती थी, इसलिए लाइब्रेरी में भी मेरा काफी आना जाना रहता था। लाइब्रेरी में इस वक्त कोई भी नहीं था, लेकिन वहां मौजूद कंप्यूटर ऑन था। ऐसा लगता था कि कुछ देर पहले कोई वहां बैठकर काम कर रहा था। मैंने लाइब्रेरी में
इन बुक्स को देखना शुरू कर दिया जिनकी मुझे जरूरत थी। वहां मुझे चंद मिनट ही हुए थे कि दरवाजा खोलकर ब्लू जीन्स और इसी कलर की शर्ट में मलबूस एक ऊंचा लंबा बंदा अंदर आया था। हेलो, मुझे देखकर इसने इस तरह ग्रीट किया था जैसे वो मुझे अच्छी तरह से जानता हो। मेरे पास रुके बगैर वो कंप्यूटर की तरफ बढ़ गया था और वहां चेयर पर बैठकर इसने कंप्यूटर को ऑपरेट करना शुरू कर दिया था। मैं कुछ लम्हे इसकी पुश्त को देखती रही। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे रुकना चाहिए या चले जाना चाहिए। इससे पहले कि मैं वहां से जाने का फैसला करती, इसने कहा था, आप कैसी हैं मेरीन? इसके मुंह से अपना नाम सुनकर मैं हैरान रह गई थी। अपने हाथ में रखी हुई किताबें शेल्फ पर रखकर मैं इसकी तरफ चली गई। वो स्क्रीन पर नजरें जमाए कीबोर्ड पर हाथ चला रहा था। आप मेरा नाम कैसे जानते हैं? मेरे सवाल पर कंप्यूटर से नजर हटाए बगैर इसने कहा था, बैठ जाइए। मैं इसके पास पड़ी हुई कुर्सी पर बैठ गई थी। पानी पिएंगी? मेरे बैठते ही इसने पूछा था। नहीं। तो प्लीज मुझे गिलास में डाल दीजिए। मैं इसके मुतालबे पर हैरान हुई थी, मगर मैंने सामने पड़े हुए जग से एक गिलास पानी भरकर कंप्यूटर के पास रख दिया था। इसने कंप्यूटर प्रिंटर से कुछ कागजात बाहर निकालते हुए बाएं हाथ से वो पानी का गिलास उठाकर पीना शुरू कर दिया था। थैंक यू। आपने पूछा था कि मैं आपका नाम कैसे जानता हूँ। मैं आपका नाम नहीं और भी बहुत कुछ जानता हूँ। गिलास रखकर इसने एक बार फिर कीबोर्ड पर हाथ चलाते हुए कहा था। मसलन, मैंने इसके चेहरे पर नजरें जमाते हुए कहा था, मसलन ये कि आप शिबा की दोस्त हैं, बहुत इंटेलिजेंट हैं, जबरदस्त किस्म की ओरेटर हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, नरम दिल की मालिक हैं, अंग्रेजी में शायरी करती हैं, आर्टिकल्स लिखती हैं, बहुत बहादुर हैं, असूल परस्त हैं, लोगों की बहुत काम आती हैं, आपको लोगों का दिल जीतना आता है, बकौल शिबा के जादू आता है, लोगों को अक्सर लाजवाब कर देती हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। वो कंप्यूटर की स्क्रीन पर नजरें जमाए धीमी आवाज में यूं बोलता गया था जैसे ये सब स्क्रीन पर लिखा हुआ था। कुछ देर तक मैं चुप बैठी रही। मेरी समझ में नहीं आया कि क्या कहूँ। आप कौन है और मेरे बारे में ये सब कैसे जानते हैं? मैंने पूछा था। मैं शिबा का कजन हूँ, असफंद उस्मान। और इस घर में कौन है जो आपके बारे में कुछ नहीं जानता? कुछ शिबा बताती रहती है, कुछ आपकी वीडियोस देखकर पता चलता रहता है। मैं खामोशी से इसका चेहरा देखती रही। आप कुछ नहीं पूछेंगी मेरे बारे में? यकदम इसने कहा था। मसलन क्या? मसलन ये कि मैं क्या करता हूँ, क्या मशागिल है मेरे? नहीं। पहली दफा इसने कंप्यूटर स्क्रीन से मुस्कुराते हुए नजर हटा ली थी। क्यों नहीं पूछेंगी? क्योंकि मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं कुर्सी से खड़ी हो गई थी। एकदम मेरा जी उचाट हो गया था हर चीज से। इसके मुंह से अपना ये तफसीली तारुफ मुझे अच्छा नहीं लगा था। मैं लाइब्रेरी से निकल आई थी। शिबा मुझे कॉरिडोर में मिली थी। मैंने किताबें ले ली हैं। मैंने इसे हाथ में पकड़ी हुई किताबें दिखाते हुए कहा था। फिर मैं शिबा के साथ इसके कमरे में चली गई थी। इससे मेरी दूसरी मुलाकात यूनिवर्सिटी में हुई थी, जब शिबा ने इससे मेरा तारुफ करवाया। इसने भी लिटरेचर में मास्टर्स करने के लिए एडमिशन लिया था। वो इंग्लैंड से आया था। वहां वो शुरू ही से कंप्यूटर साइंस पढ़ता आ रहा था। अब यकदम लिटरेचर की तरफ रुझान समझ में न आने वाली चीज था। मैंने इससे पूछा था, लिटरेचर में इंटरेस्ट है? नो एग्जैक्टली। तब फिर टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो आप? वैसे जो किताबें हम मास्टर्स में पढ़ रहे हैं, आप तो ये हाई स्कूल में पढ़ चुकी हैं। शिबा ने बताया था मुझे। और वैसे भी कंप्यूटर साइंस में आला तालीम हासिल करने के बाद ये अबाउट टर्न कुछ समझ में नहीं आ रहा। आफ्टर ऑल इंग्लिश कोई प्रोफेशनल सब्जेक्ट तो है नहीं। हाँ, मगर मैं लिटरेचर किसी और मकसद के लिए पढ़ रहा हूँ। इस वक्त इसने मुझे नहीं बताया कि वो लिटरेचर किस और मकसद के लिए पढ़ रहा है, मगर चंद हफ्तों के बाद इसका मकसद मुझे पता चल गया था। जब एक दिन मैं लाइब्रेरी में बैठी कुछ नोट्स बना रही थी। एक्सक्यूज मी मेहरीन, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ, असफर ने मेरे करीब आकर कहा था। मैं अपनी फ्रेंड से एक्सक्यूज करते हुए इसके साथ लाइब्रेरी से बाहर आ गई थी।